जय हिंद। ईएमएस कैश, फिर उसके बाद रत्नावीर, अब एक और आईपीओ आरआर काबिल। हम लोगों ने कई बार टीवी पे ऐड तो देखा कि आरआर काबिल और ये वायर्स वगैरह का ऐड आ रहा है, बट अब आ गया है इसका आईपीओ। अब आईपीओ तो आया है, बट आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना है, और लगाना है तो क्या कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, क्योंकि उससे ही तो पता चलेगा। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा लिस्टिंग गेन, और फिर लोग लेने के लिए भागेंगे कि अरे रह गया रह गया रह गया, फोमो फील होगा उन्हें। तो कितना कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज डिटेल्ड वीडियो करेंगे आरआर काबिल के आईपीओ पर, देखेंगे बिजनेस मॉडल कैसा है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, और फाइनली हमारा वर्डिक्ट क्या आने वाला है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। ये 5 स्टॉक्स जो मैंने दिए थे सितंबर मंथ के लिए, जब अभी हम लोगों ने लास्ट वीक डाला था, भरत रोड जो अभी तक दे चुका 6.3 के आसपास, एक्सारोटाइल जो फ्लैट है, जेएम फाइनेंशियल 5% चल रहा है, ट्राइडेंट जस्ट 2.5, टाटा स्टील भी फ्लैट टू लिटिल नेगेटिव के आसपास है। ओवरऑल 3% के आसपास रिटर्न आ गया एक हफ्ते में, बैलेंस चल रहा है, और क्या चाहिए। जिसने अभी तक ये 5 स्टॉक्स ऐड नहीं करे हैं अभी भी कर सकते हो, हमारे पास 3 हफ्ते अभी भी बाकी है सितंबर मंथ में। चलो अब डीप डाइव करते हैं आईपीओ में। ये था वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, 5 बेस्ट स्टॉक्स आई एम लुकिंग फॉर दिस सितंबर मंथ। फिर उसके बाद जुपिटर लाइफलाइन का आईपीओ क्लोज हो गया, क्या बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला क्यूआईबी की तरफ से। ये द अल्टीमेट गाइड टू ईएमएस आईपीओ, ये ईएमएस अभी भी ओपन है, ये अभी भी अप्लाई किया जा सकता है या नहीं करना है, इसके लिए डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो यहां पर जाकर क्लिक करके देखना पड़ेगा। अब यहां पर ये आईपीओ पहला रत्नावीर बना, जहां पर T+3 लिस्टिंग होने वाली है मंडे को। ईएमएस 8 से 12 है, मतलब ये अभी भी ओपन है, जाके देख सकते हो। जुपिटर लाइफ अब क्लोज हो चुका है, और अब आया है ये, दैट इज आरआर काबिल, जिसके हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, डिटेल्ड में चलते हैं कि क्या क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। ये तो पता है कि हाँ वायर्स का है, बट और मैन्युफैक्चरिंग ये वो सब इसके साथ देख लेते हैं। 1995 की कंपनी है, तो ऑलमोस्ट हो गए 25 साल के आसपास, ऑलमोस्ट 25 साल 28 साल। आरआर काबिल लिमिटेड प्रोवाइड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। समझ आता है। ब्रॉड सेगमेंट्स क्या है, एक तो वायर एंड केबल्स इंक्लूडिंग हाउस वायर्स, जो घर में ये दीवारें वगैरह में हम लोग तार वगैरह लगाते हैं, इंडस्ट्रियल वायर्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्लांट्स, इन सब में लगती हैं, पावर केबल्स, स्पेशल केबल्स, समझ आता है। और दूसरा है एफएमईजी इंक्लूडिंग फैंस, दैट इज फास्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, दैट इज लाइटनिंग स्विचेस, और ये वो, मतलब सारा जो काम है इनका बिजली के आसपास ही कहीं घूमता है, लाइट के आसपास, इलेक्ट्रिसिटी के आसपास। तार बना दिए, स्विच बोर्ड्स हो गए, फैंस वगैरह, जैसे इन लोगों ने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या मेंशन कर रखा है, द कंपनी अंडरटेक्स द मैन्युफैक्चरिंग, marketing and sale of wires and cable products under RR Kabil brand and fan and lights under the Luminous fans and lights। Luminous के जो फैंस का एड आता है वो भी इनका ही ब्रांड यहां पर है। तो बिजनेस मॉडल की बात करी जाए, डेफिनेटली बिजनेस मॉडल से भी पहले सेक्टर की बात करते हैं। अब सेक्टर की अच्छी बात क्या है कि अगर मैं यहां पर हेवल्स का चार्ट देखूं, ये भी वायर बनाता है, तो यहां पर डेफिनेटली समझ आ रहा है कि एक अच्छी खासी रैली यहां पर आई थी, और ये अब साइडवेज है, लग रहा है कि कहीं ये भी ब्रेकआउट देख सकता है, तो आईपीओ के साथ एक और स्टॉक भी मिल गया हम लोगों को। दूसरे स्टॉक की बात करी जाए, पॉलीकैब, बाप रे क्या मैसिव रैली है, नॉन स्टॉप रैली चलती जा रही है, ये मल्टीपल इनसाइड बार के बाद भी भाग रहा है। तीसरा केईआई, हैव अ लुक एट दिस, अनदर वन, कहां स्टॉक 1000 रुपए, अरे और मतलब जब वो बंबू कैंडल होती है ना, वो तो तीनों स्टॉक तो मुझे दिख रहे हैं इस सेक्टर के भाग रहे हैं, तो सेक्टर पर तो एक मेरा पॉजिटिव अप्रोच रहेगा ही रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि भैया नेक्स्ट पार्ट पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, कौन सा किससे क्लैश कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन पर डेफिनेटली इफेक्ट आता ही आता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करते हैं। 13 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 15 सितंबर तक आईपीओ रहेगा, 3 दिन तक, 13, 14, 15 तारीख तक।
21 तारीख तक ये बताएंगे भैया अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली आपको। फिर उसके बाद रिफंड्स आएंगे 22 तारीख को, ये अनब्लॉकिंग शेयर्स आएंगे 25 को, और 26 ऑफ सितंबर को यहां पर स्टॉक लिस्ट कर जाएगा। बट ये भी हो सकता है कि पहले लिस्ट कर जाए, जैसे हम रत्नावीर में देख रहे हैं T+3 सेगमेंट पर इन्होंने T+3 फॉलो किया रूल, और जो दिसंबर से गवर्नमेंट से भी मैंडेटरी कर रही है कि भैया T+3 आपको आईपीओ लेकर आना है, जितना कम टाइम होगा पैसा उतने कम टाइम के लिए अनब्लॉक हुआ करेगा, ब्लॉक हुआ करेगा इनफैक्ट आई शुड से। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद कुछ प्राइस बैंड वगैरह देख लेते हैं। यहां पर आईपीओ आ रहा है 13 से 15 तारीख तक, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद यहां पर 26 तारीख को 26 सितंबर को आईपीओ लिस्ट हो रहा है। अब यहां पर फेस वैल्यू की बात करते हैं, फेस वैल्यू है 5 रुपए, 5 रुपए इन्होंने फेस वैल्यू रखी है। फेस वैल्यू का इंपैक्ट क्या होता है, फेस वैल्यू 10, 5, 1, 2 क्या होता है, इससे सिर्फ लिक्विडिटी पता लगती है। अगर देखो, अगर यहां पर क्या होता, फेस वैल्यू हो जाती 5 की जगह 1, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाते, ये हो जाता है 70, तो लिक्विडिटी कितनी ज्यादा हो जाती, उस स्टॉक को उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता। एमआरएफ लगता क्या, क्यों बना, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है। चलो वापस आते हैं, प्राइस बैंड रखा है 983 से 1035, हमेशा ऊपर वाले प्राइस बैंड पे लगाना है, 1035 पे लगाना है, कट ऑफ हमेशा इसे डालना है। लॉट साइज है 14, तो ये कहीं हो गया कुछ 14,500 के आसपास। अब इंपॉर्टेंट क्रक्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना पैसा ले रहे हो और कहां जा रहा है, कहां जाएगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, बिजनेस करने के लिए डेफिनेटली पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, मुझे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, मुझे और नए नए प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तार, फैन, मुझे और भी कुछ निकालना है, लाइट चाहिए, वो वगैरह वगैरह, इसके लिए पैसा चाहिए। एक तरीका है, या तो मैं यहां से कहीं से लोन ले लूं, बैंक से ले लूं, डेट ले लूं, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दूं। यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमेशा आपको हर महीने या क्वार्टर जो भी आपके टर्म्स है, इंटरेस्ट या ईएमआई पे करना ही करना है। जैसे बैंक कहती है भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता आप खाना खाओ या मत खाओ, मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल, लोन का पैसा चाहिए ही चाहिए, सिंपल सी बात। तो दैट इज बॉन्ड्स, या जैसे हम बोलते हैं डेट। बट दूसरा तरीका, जब कोई बोलता है यार मुझे लगता है मैं ना पे नहीं कर पाऊंगा टाइम पे, तो एक काम कर, तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, मैं तुझे इक्विटी शेयर इशू कर देता हूं। तो ये हो गया इक्विटी वाला पार्ट, यहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है, यहां कोई लायबिलिटी नहीं है पे बैक करने की। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है वो एक चीज समझते हैं। अब यहां पर मैंने टोटल इशू साइज देख रहा हूं तो 1964 करोड़ है। अब अगेन यहां पर भी पैसा उठाने के दो तरीके, पहला या तो मैं नए शेयर इशू कर दूं, मतलब मैं यहां पर क्या करूंगा कि शेयर क्या है, कागज का टुकड़ा। एक बंदा आया, अरे भैया मुझे भी शेयर दे लो जरा, मुझे भी पार्टनर बना लो छोटा सा अपनी कंपनी में। तो यहां पर क्या करा, कुछ नहीं करा, एक शेयर इशू करा, कागज का टुकड़ा है, बनाया, ला भाई पैसे दे, बनाया, पैसे दे, पैसे दे, ये करते गए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि शेयर गए कंपनी की तरफ से, राइट, तो वो पैसा इक्विटी कैपिटल में आएगा, वो पैसा कंपनी के खाते में जाएगा, जिसे बोलते हैं फ्रेश इशू। दूसरी तरफ पैसा, अब मान लेते हैं कोई बंदा पहले से ही, कोई इंसान पहले से ही प्राइवेट इन्वेस्टर है किसी कंपनी में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं शार्क टैंक का। शार्क टैंक में कोई बंदा आके पिच करता है मेरा ये बिजनेस है, ये वो बढ़िया सा, मुझे 5% के बदले 50 लाख चाहिए। कोई शार्क ने कहा, मान लेते पीयूष ने कहा ठीक है मैं इन्वेस्ट करने को राजी हूं, चलता है। अब पीयूष के पास 5% स्टेक है, कंपनी धीरे 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 ग्रो करती गई, कंपनी ने कहा चलो हम आईपीओ लाते हैं। पीयूष ने कहा अच्छा, जो भी उसमें इन्वेस्टर था उसने कहा चलो ठीक है मैं एक काम कर देता हूं, मैं यहां पर अपना स्टेक निकाल देता हूं। ये होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का पैसा किस पे गया, जिसने अपना माल बेचा, प्रमोटर हो सकता है या कोई सेलिंग शेयर होल्डर सकता है। फ्रेश इशू का पैसा गया कंपनी के पास गया। अब यहां पर देखें 1964 में से सिर्फ 9% ही कंपनी के पास पैसा जाने वाला है, दैट इज 180 करोड़। बाकी का 1784 कहां जाने वाला है, OFS, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, जो कि डेफिनेटली नेगेटिव है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद एक लॉट का साइज जो इन्होंने यहां रखा है, दैट इज अगेन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे 14,500 के पास, ये आ गया 14,490। रिटेल में लगा सकते हैं। सेबी का रूल ये कहता है अगर 2 लाख से नीचे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिटेल कैटेगरी में मानूंगा। यहां पर आ गया 1,88,000। अगर 2 लाख से ऊपर आपकी बिड जाती है वन टाइम पे, जैसे कि ये, तो आप आ गए HNI कैटेगरी में। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद शेयर देख लेते हैं।
QIB भैया नॉट मोर देन, आपको 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा QIB, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वगैरह। HNI कैटेगरी जो भी हमने देखी, इसको नॉट लेस देन 15% से ज्यादा मिलेगा, और रिटेल वालों को नॉट लेस देन 35 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद। होल्डिंग देख लेते हैं जल्दी से एक बार। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो यहां पर प्री होल्डिंग है 66 और पोस्ट होल्डिंग हो जाएगी 62। बैलेंस्ड है। हमारा अप्रोच जो रहता है वो बोलता है 70 to 75 फर्स्ट क्राइटेरिया, टॉप मोस्ट ऑफ द फूड चेन, फिर उसके बाद 60 to 65 और थर्ड लास्ट टू लास्ट 50 से नीचे गया पहले इतनी इक्विटी डाइल्यूट कर दी, अपने आप कोई भरोसा नहीं है कंपनी में, या सेकंड क्राइटेरिया में बैठ रहा है, पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स, चलिए जी फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या कंपनी के पास कितना माल बेच रही है, क्या एसेट्स और क्या फिर प्रॉफिट है। एसेट से शुरू करते हैं। रुपीज इन करोड़ 1545 के एसेट्स थे जो कि बढ़ के हो गए ऑलमोस्ट 10% के आसपास 1750। ठीक है, फिर वापस से एक अच्छा खासा बढ़ा, अब की बार ऑलमोस्ट 16-17% बढ़ा 2050, और एक अच्छी खासी ग्रोथ और दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 28-30%, 2600 करोड़। ऑलमोस्ट 4 साल में देखो एसेट्स में क्या बढ़िया जंप आई है। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया है। चलो रेवेन्यू की तरफ आते हैं। 2500 करोड़ के रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन या फिर सेल्स, जो कि हल्का सा बड़ा ऑलमोस्ट 10%, 2700। एसेट्स भी 10% बढ़े थे। यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है रेवेन्यू में। वाओ व्हाट अ मैसिव ग्रोथ। फिर उसके बाद वापस से रेवेन्यू एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 4 साल में रेवेन्यू देखना, 2500 का रेवेन्यू डबल हो गया। क्या बढ़िया अच्छी ग्रोथ है। बट प्रॉफिट कितना कर रहे हो उससे मतलब है। हो सकता है शार्क टैंक में देखते हो कि भैया मैं अभी बर्न कर रहा हूं, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा किसी लॉस मेकिंग कंपनी में, जब स्टॉक मार्केट में 6000 कंपनी लिस्टेड है जिसमें से अच्छी कंपनी प्रॉफिट बना के दे रही है और इसी प्राइस बैंड पे, राइट। अब देखते क्या है। रेवेन्यू था 2500 करोड़ का, 4% 4.5% का मार्जिन रखा, प्रॉफिट था 122 करोड़ का, 2700 करोड़ यानी कि 10% की ग्रोथ थी। प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं 10% की ग्रोथ थी। 5%, 4.5 4.9 के आसपास 5% मार्जिन था। फिर उसके बाद 4400 करोड़ की सेल्स हुई, 214 करोड़ के आसपास मार्जिन था, अगेन 5%। यहां पे ट्रिगर हुआ, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, सेल्स बढ़ गई, मतलब कंपनी के मार्जिन्स में कहीं ना कहीं हिट हुआ, कंपनी आगे मार्जिन पास ऑन नहीं कर पाई। बट हां एक्चुअली क्या है ना, ये सेक्टर में मार्जिन्स का ही एक इश्यू है, बट सेल्स अच्छी है। दिवाली आ रही है, आरआर काबिल। चलिए जी बोरोइंग्स पे आते हैं, फिर देखते हैं फाइनेंशियल्स को कितने मार्क्स मिलेंगे। 395 करोड़ की बोरोइंग थी जो कि बढ़ के हो गई 498 करोड़, 100 करोड़ का लोन उठाया, फिर वापस से कुछ 30 करोड़ की बोरोइंग बढ़ी, हल्की सी स्टेबल है। तो ये जो बड़ी है ना, इसमें हल्का सा ट्रिगर है, तो कंपनी देखते हैं कहां पैसा यूटिलाइज करने वाली है। बट उससे पहले फाइनेंशियल्स को मैं मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10। एसेट्स बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, रेवेन्यू बढ़ रहा है पॉजिटिव, अच्छी खासी ग्रोथ थी 4 साल में रेवेन्यू में, जबकि एक बार बीच में कोविड भी आया था, 2-3 महीने पूरा लॉकडाउन था। प्रॉफिट जहां पर डिक्लाइन हुआ, मार्जिन पास ऑन नहीं कर पाए, वहां पर मार्क्स कट गए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी 14, थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 के आसपास है, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ही डेट है। फिर उसके बाद आते हैं डेट इक्विटी रेशियो कम है, डेट हमने देख लिया बहुत ही कम है, और उसके बाद ईपीएस भी ठीक लग रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा कम है, हल्के से कम है। ये 3 रेशियोज 20-25 के आसपास होते, बैलेंस थे। वो रेशियो इसलिए कम है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात, पैसा जो उठा रहे हो कहां जा रहा है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और बोरिंग्स वगैरह जो कंपनी ने डेट वगैरह लिया हुआ है उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। डेट रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, थोड़ा सा ईपीएस बढ़ेगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे जिसके लिए आप लोग यहां पर इतनी देर से वेट कर रहे हो कि भैया ये बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा और लिस्टिंग गेन कितना होगा और कितने लगाने हैं उस चीज के लिए। तो आपको 1-2 मिनट और सब्र करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेटली यहां पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है, रत्नवीर का पैसा अनब्लॉक ऑलरेडी हो गया, इसका पैसा मैं यूज कर पाऊंगा। जुपिटर लाइफ का देखते हैं क्या सेगमेंट फॉलो करते हैं, T+3 फॉलो करते हैं नहीं करते। अगर फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली एक बारी को अनब्लॉक हो जाएगा, जो इन्होंने डेट दी हुई है उसके हिसाब से ईएमएस का पैसा अनब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें,
ओवर सब्सक्रिप्शन यहां लिख लेता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन 1035 का प्राइस बैंड है, 1035 पर शेयर, ये मेंशन हो गया। दूसरा हो गया लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है। नंबर 1 डेफिनेटली अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? फाइनेंशियल्स ग्रो हो रहे हैं, जैसे ही मार्जिन पास ऑन करे एकदम से जो प्रॉफिट कम हुआ था, जो प्रॉफिट का ग्राफ ऐसा आया था, वो एकदम से वापस से ऊपर शूट अप कर जाएगा। दिवाली आ रही है, डेफिनेटली क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो बढ़िया आने वाले हैं। और ये जो 3 स्टॉक देखे यानी सेक्टर दमदार है। कहीं ना कहीं यहां पर कहीं ना कहीं जो 1900 करोड़ मांगा इन्होंने, उसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन हिट करेगा। क्यों? अभी तक जितने आईपीओ देखे 300 करोड़, 800 करोड़, 165 करोड़, 490 करोड़, 308 करोड़, कहीं ना कहीं जो जितने भी थे 500-600 करोड़ के आसपास थे। बट ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया मुझे 1900 करोड़ चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रिगर होगा। फिर भी कहीं ना कहीं यहां पर जाकर 40 टाइम्स पैसा जरूर जा सकता है, मतलब 80,000 करोड़ तक ये कंपनी पैसा उठा सकती है। यहां पर डिमांड दिखाई दे सकती है कि 80,000 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गए। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, 1035 पे कहीं ना कहीं 25 to 40% के लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकते हैं। 25 to 40% के लिस्टिंग गेन दिख रहे हैं। मैं मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए। 1-2 लॉट मम्मी पापा का, 1-2 लॉट भाई का, ओए फ्री है क्या, तेरा डीमैट यूज कर लूं। मल्टीपल पैन से अप्लाई करो ताकि आपके सब अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। ये थे आरआर काबिल के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।